राजस्थान के कोटा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां दो गुटों ने एक दूसरे पर सरेआम चाकू से हमला कर दिया। बताया गया कि दोनों गुटों के बीच पुराना विवाद था, जिसकी वजह से दोनों गुट एक बार फिर आमने सामने आ गए। इस खूनी झड़प का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई लोग आपस में मारपीट करते नजर आए। इनमें कुछ लोगों के पास चाकू भी थे। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग बीच बचाव करते भी दिखे, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने एक दूसरे पर चाकू से हमले भी किए। इस हमले में दोनों तरफ के कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तीनों को रात को हॉस्पिटल भिजवा दिया था और मुलजिम की तलाश के लिए जो है तुरंत टीमें रवाना कर दी थी। हालांकि वीडियो के वायरल होते ही पुलिस भी हरकत में आई और झड़प में शामिल सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। वहां 2 दिन से हो रही जबरदस्त बारिश ने कई शहरों में लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी। कहीं लोगों के घरों में पानी घुस गया, कहीं सड़कें समंदर में बदल गई। बनासकांठा में तो भारी बारिश की वजह से सड़क का एक हिस्सा ही टूट गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। बनासकांठा में तेज बारिश से कमजोर हो चुका सड़क का एक हिस्सा ऐसे गिरा मानो ताश के पत्ते गिर रहे हों। पहले तो सड़क का एक छोटा हिस्सा ही टूटा, जिसके बाद आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि कुछ समय बाद खतरा और बढ़ने वाला है। जैसे ही नाले पर बनी सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटकर पानी में गिरा, लोगों की चीख निकल गई। गुजरात में पिछले महीने यास तूफान ने तबाही मचाई थी और इससे पहले ताउते तूफान भी आया था। वहां के लोग अभी उन तूफानों की तबाही से उबरे भी नहीं हैं कि उन पर बारिश की आफत आ गई। राज्य के पाटन जिले का तो बुरा हाल है। वहां बारिश का पानी शहर के निचले हिस्सों में घुस गया और हालात इतने खराब हो गए कि लोगों को घुटनों तक भरे पानी में घुसकर अपना सामान बचाना पड़ा। वहां के निचले इलाकों में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि कई लोगों के सर से छत छिन गई। 2 बच्चे तो अपनी जान बचाने के लिए घर की छत पर बैठे दिखे। इन बच्चों को देखकर किसी को भी दया आ जाती, क्योंकि वो केवल बेघर ही नहीं हुए बल्कि बारिश में भीगने को मजबूर दिखाई दिए। वहां के कई घरों में तो इतना पानी भर गया कि लोग सामान की फिक्र छोड़कर बाहर आ गए। वो इस उम्मीद में दिखे कि कहीं से कोई मदद उन तक पहुंच जाए। पाटन में आधी रात से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला सुबह भी जारी रहा, जिससे वहां लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ सड़कों और घरों में भरा पानी। लोगों के लिए तो मानो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति बन गई। तेज बारिश की वजह से वहां के सिद्धपुर इलाके की एक बिल्डिंग भी गिर गई, जिसके बाद वहां केवल इमारत का मलबा बचा। बताया गया कि ये इमारत पुरानी थी, जो रात भर हुई बारिश झेल नहीं पाई और गिर गई। जहां एक और पाटन के सिद्धपुर में ये घटना हुई, तो वहीं दूसरी ओर वहां के दूसरे कई इलाकों में सड़कों का हाल खराब हो गया। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वो सड़कें नहीं बल्कि समुंदर हों। नौबत ये आ गई कि लोग घुटनों तक भरे पानी में घुसकर आने जाने को मजबूर दिखे। गाड़ियों का हाल भी वही था। उन पर सवार लोग भी बारिश के पानी से लबालब भरी सड़कों से गुजरने को मजबूर हो गए। गुजरात में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और 2 दिन से वहां जमकर बारिश हो रही है, जिससे वहां के अलग अलग जिलों की करीब 171 तहसीलें प्रभावित हुई। अनुमान है कि इन तहसीलों में 24 घंटों में करीब 50 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। इसके अलावा राज्य के सूरत, नवसारी, मेहसाणा, बनासकांठा, अहमदाबाद, वडोदरा जैसे जिलों के कई हिस्सों में 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। यही नहीं, अगले 2 दिन में गुजरात में भारी बारिश होने का अनुमान है। इससे पहले मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि मानसून सौराष्ट्र और गुजरात के दूसरे हिस्सों के अलावा पूरे कच्छ क्षेत्र की ओर बढ़ चुका है। पेरिस में आसमान में उड़ने वाली टैक्सी का कामयाब ट्रायल किया गया। बिजली से चलने वाली इस इको फ्रेंडली एयर टैक्सी को 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों के इस्तेमाल में प्लान है, जिसके लिए इस टैक्सी का एक और ट्रायल किया गया। पेरिस के एक बाहरी इलाके में एक छोटे से रनवे पर इसे उड़ाकर दिखाया गया। किसी छोटे हेलीकॉप्टर की तरह दिखने वाली इस एयर टैक्सी के ऊपरी हिस्से से एक बड़ी रिंग जुड़ी है, जिसमें छोटे छोटे पंखे लगे हैं। बैटरी से चलने वाले इन्हीं पंखों के सहारे इसने बड़ी आसानी से उड़ान भरी और आसमान में काफी ऊंचाई तक पहुंच गई। इस टैक्सी को जर्मनी की वोलोकॉप्टर कंपनी ने बनाया है, जिसने दावा किया कि उसकी ये एयर टैक्सी लोगों के सफर की सूरत बदल देगी। इस एयर टैक्सी में 2 लोग आराम से सफर कर सकते हैं और ये 20 किलो तक का भार उठाकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है। ये उड़ने वाली टैक्सी जीपीएस की मदद से खुद अपनी मंजिल ढूंढ लेगी। इतना ही नहीं, इसे मोबाइल ऐप के जरिए बुक किया जा सकेगा।
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर बहुत देर तक हंगामा किया। महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की योजना बनाई। लेकिन उससे पहले ही वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और पुलिस के जवानों ने उन्हें रोक लिया। रोके जाने पर हंगामा कर रहे लोग ज्यादा भड़क गए और उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। हाथों में पार्टी के झंडे लिए कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के घेरे को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश भी की। हालांकि पुलिस ने उनकी ये कोशिश नाकाम कर दी। इससे पहले महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुछ देर तक बीजेपी दफ्तर के बाहर सड़क पर बैठकर नारेबाजी की और फिर दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस के जवान भी तुरंत प्रदर्शनकारियों के आगे डट गए और उन्हें बीजेपी दफ्तर के अंदर नहीं घुसने दिया गया। इस पूरे हंगामे की वजह से वहां काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां सरकारी नौकरियों के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों का नया कैलेंडर जारी किया, जिसके खिलाफ कई छात्र संगठनों ने मोर्चा खोल दिया और सड़क पर उतर आए। अलग अलग संगठनों के ये कार्यकर्ता मार्च करते हुए आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वहां पहले से ही तैनात पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। छात्रों ने आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस भी टस से मस नहीं हुई। इसी बीच पुलिस वालों ने एक प्रदर्शनकारी को कंधे में उठाया और फिर उसे वहां खड़े एक ट्रक के अंदर फेंक दिया। इसके बाद तो जितने प्रदर्शनकारी पुलिस के हत्थे चढ़े, सबको इसी तरह ट्रक के अंदर लाद दिया गया। बाद में ट्रक को बंद कर सभी को वहां से दूर भेज दिया गया। अमेरिका के कई राज्यों से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां तेज तूफान और मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। बताया गया कि क्लॉडेट नाम के इस तूफान ने फ्लोरिडा में करीब 50 घरों को तहस-नहस कर दिया। जहां से सामने आई एक तस्वीर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होती नजर आई, जिससे उस इलाके की विजिबिलिटी न के बराबर हो गई। वहीं लुइसियाना में तो बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात दिखे। वहां चौड़ी सड़कों पर भी पानी का सैलाब नजर आया, जहां बचाव दल की गाड़ियों को भी पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही वहां मौजूद मीडिया कर्मी भी सड़क पर भरे पानी से जूझते नजर आए। इतना ही नहीं, तूफानी बारिश की वजह से वहां के मकानों में पानी घुस गया और घरों के बाहर छोटी बड़ी चीजें पानी में भीगी या डूबी नजर आईं। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात लोगों के लिए मुसीबत की वजह बन चुके हैं। भारी बारिश के बाद नदियों के उफान पर आने की वजह से पश्चिमी मेदिनीपुर में पानी अब रिहायशी इलाकों में घुस गया और वहां सड़क पर नाव चलाने की नौबत आ गई। सामने आई तस्वीरों में कई लोग सड़क पर नाव के सहारे आते जाते दिखे। भारी बारिश के बाद बाढ़ का पानी निचले इलाकों में भर गया, जिसकी वजह से लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। कमर तक पानी भरने से सड़कें नहरों में तब्दील हो गईं। कुछ बच्चे तो सड़क में ही तैराकी करते नजर आए। ऐसे में वहां किसी इमरजेंसी में लोगों के सामने नाव का ही सहारा बचा है। बताया गया कि नावें भी प्राइवेट है और लोगों को इनका इस्तेमाल करने के लिए किराया भी चुकाना पड़ता है। नाव लेके सब चल रहे, बाजार बिजार सब कुछ आता है। सामने आई तस्वीरों में पानी लोगों के मकान और दुकानों तक पहुंचता दिखा। कुछ घर तो कई फीट पानी में डूबे दिखाई दिए। कोरोना टीका लगाने के नियम बदले जाने के बाद पहले ही दिन देश में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बन गया। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि अभी तक 80 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाए जाने की खबर है। ये एक दिन में टीका लगाने का अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 1 अप्रैल को 48 लाख लोगों को टीका लगाया गया था, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था। टीकाकरण अभियान की इस कामयाबी पर प्रधानमंत्री ने देश को भी बधाई दी और अभियान में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की भी तारीफ की। केंद्र सरकार की नई नीति के तहत 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को सरकार मुफ्त में टीका लगा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि कुल वैक्सीन का 75% सरकार खुद लगाएगी और 25% टीके निजी अस्पतालों को दिए जाएंगे, जबकि निजी अस्पतालों के लिए भी टीके की अधिकतम कीमत तय की गई थी। नई नीति के तहत केंद्र सरकार ने ही सभी राज्यों को कोरोना का टीका उपलब्ध करवाने का जिम्मा भी उठाया है। बीसीसीआई ने इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन की मदद करने का ऐलान किया। बीसीसीआई ने ओलंपिक खेलों से पहले इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन को 10 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया। ये पैसे टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और दूसरी जरूरी चीजों पर खर्च किए जाएंगे।
कर्नाटक में अनलॉक के तहत राज्य में कई जगहों पर बस सेवाओं की शुरुआत हो गई। हालांकि अभी 50% क्षमता के साथ ही ये सेवा शुरू हुई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को कोरोना की वैक्सीन लगाने की नसीहत दी। पटना में एक वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा करने के बाद केंद्रीय मंत्री ने यह बयान दिया। माननीय राहुल गांधी जी, अभी तक देश को नहीं मालूम है कि आपने टीका लगवाया कि नहीं लगवाया। आपने नहीं लगवाया तो आप भी लगवाएं। रविशंकर प्रसाद के इस बयान पर कांग्रेस के मीडिया विभाग के सचिव प्रणव झा ने पलटवार किया। सरकार खुद कानून बनाती है कि 3 महीने के बाद जिसको अगर हो जाए कोरोना लगवाए, तो या तो सरकार कानून बदल दे या तो कानून मंत्री बदल दे। योग दिवस के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में अपने घर पर योग किया। साथ ही हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर शिमला में योग कार्यक्रम में शामिल हुए। इनके अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अपने घर पर योग किया। यूरो कप के एक मैच में इटली ने वेल्स को 1-0 से हरा दिया। इटली की ये टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत रही और वो पहले ही प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। लेकिन अब इटली के अलावा वेल्स ने भी अगले दौर में जगह बना ली। ग्रुप ए में वेल्स और स्विट्जरलैंड के 4-4 अंक हैं, लेकिन ज्यादा गोल करने की वजह से वेल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जबकि स्विट्जरलैंड की उम्मीदें भी अभी बाकी हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बागी तेवर बरकरार है। न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर एक बार फिर इशारों में हमला बोला। इस बीच कैप्टन अमरिंदर आलाकमान के सामने हाजिर होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच सियासी टकराव पर अब लगता है फैसले की घड़ी सामने आ गई है। कैप्टन दिल्ली पहुंच चुके हैं, 3 सदस्यीय कमेटी से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि ये भी बात सामने आ रही है कि इस मामले में अब पार्टी हाईकमान यानी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला ले सकती है। कल की पेशी के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस बारे में जानकारी भी दी जा सकती है। हालांकि न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच वर्चस्व को लेकर जारी टकराव अब फाइनल फैसले के इंतजार में है। दोनों की नाराजगी में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये हाईकमान के फैसले से साफ हो जाएगा। लेकिन इस बीच कैप्टन अमरिंदर आला कमान के सामने हाजिर होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस पूरे विवाद पर कैप्टन जहां शांत हैं, वहीं सिद्धू ने विस्फोटक अंदाज में मुख्यमंत्री को घेरते हुए न्यूज 18 पर अपने दिल की बात कहते हुए बड़े आरोप लगाए। आज देख ला भेद खुले पे ने, चूड़ा हिलियां पईयां ने, कमबख्ती की निशानी, सूख गया कुएं का पानी। वो कहते ना कमानी ना पहिया ते गड्डी जोते मेरा भैया। क्यों आज क्यों ये दिन देखे सी कदे? इसे करके ये सवाल सुने सी कदे? क्यों? क्योंकि भाई लोग समझ गए है कि अपने स्वार्थां दे लई पूर्ति दे लई सिस्टम है ये, अपने बिजनेस इंटरस्ट दे पूर्ति दे लई है ये पंजाब गिरवी धरिया गया ते लोकां दी जिहड़ी ताकत, टैक्सां दी ताकत इन्हां कोल आई, ये वापस नहीं आई। 4 बंदियां दे पावे नाल सरकारां बनतीआं। किवें हो गया ये? मैनूं एक गल दस, और की इस सिस्टम नूं बदलिया नहीं जाऊगा? लोग बदल देणगे जदों लोकां नूं ये पता लग गया भी इदां बेवकूफ बनाउंदे आ, इस तरह झूठे वायदे बोलदे करते हैं और एक दूजे नूं हैंडओवर करते हैं। हिसाब किताब हैंडओवर नहीं, 400 की वैक्सीन 1600 च विकू और वो भी खुले आम। ये दस के भी 1600 च भेज रहे हैं। कोई मतलब तेन लगता है कि सिस्टम इतना बेवकूफ है? ये की चल रहा है? तो वहीं सिद्धू का ट्वीट भी सोशल मीडिया से होता हुआ दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सिद्धू एक बार फिर अपनी नाराजगी के साथ गरजे हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और मंत्रिमंडल मिलाकर कुल 17 साल से सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सिस्टम बदले। मैं पंजाब चलाने वाले सिस्टम को बदलना चाहता हूं, जनता को उसकी ताकत वापस उसके हाथ में देना चाहता हूं। लेकिन जब सिस्टम ने हर बार इस बदलाव की मेरी कोशिशों से इनकार कर दिया तो मैंने इस सिस्टम को ही खारिज कर दिया, तब जबकि मुझे कैबिनेट में कुर्सी मिल रही थी। विधानसभा पवित्र स्थान खड़ के कहा वाइट पेपर दूं, क्यों नहीं दिता? 3 रुपये बिजली देने को क्या क्यों नहीं दी? 5 रुपये बिजली देने को क्या 10 रुपये क्यों दे रहे हो? और लास्ट 6 महीने की याद आती है बिजली सस्ती करनी। क्यों भाई? क्यों भाई? और विधायकों को नौकरी दी क्यों? कुर्सी बचाने। इस बीच ये कहा जा रहा है कि अब सिद्धू से पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ही बातचीत करेंगी। सिद्धू से बातचीत कर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जा रही है। हालांकि जिस तेवर के साथ सिद्धू ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर हमला बोला, उन पर निजी हमले बोले, उसे देखते हुए साफ है कि ये फार्मूला आसानी से निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।
दरअसल सिद्धू को मालूम है कि 22 जून को कांग्रेस आला कमान उस कमेटी की रिपोर्ट पर अपना फैसला सुनाएगा जो विवाद सुलझाने के लिए बनाई गई थी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली समिति ने 4 दिनों में पंजाब कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले 100 से ज्यादा नेताओं से उनकी राय ली थी। इनमें अधिकतर विधायक थे। खड़गे के अलावा कांग्रेस महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता जेपी अग्रवाल भी समिति में शामिल हैं। शायद इसीलिए कमेटी की रिपोर्ट पर हाईकमान के फैसले से पहले सिद्धू ने दबाव की रणनीति के लिए हमला बोला है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਦੇ 24/7 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂੰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ घोड़े ਨੂੰ। कैप्टन अमरिंदर के साथ जारी विवाद को लेकर आलाकमान के फैसले से ठीक पहले सिद्धू ने अपने मुख्यमंत्री पर जनता से झूठ बोलने का आरोप लगाया है। विस्फोटक अंदाज में सिद्धू ने जनता के मुद्दों से लेकर पार्टी के नेताओं तक सबके साथ विश्वासघात का आरोप लगाया है। मेरी गल ਨੂੰ ਸੁਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਨਾ। ਦੇਖ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜੀਣਾ, ਪਲ ਜੀਣਾ। ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੱਲ आज और कल ਅੱਜ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ? मैं क्या, जब तक श्वास है, जब तक इन्हां धमनियां दे विच लहू दा एक भी कतरा पैंदा है, मैं गुरु दे लई लड़ूंगा, मैं पंजाब दे लोकां दे लई लड़ूंगा। बदले च मैनूं कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं अपने ते एहसान कर रहा। जब तक हाईकमांड कोई फैसला नहीं ले लेती तब तक कोई बात करनी वाजिब नहीं मैं समझता। सिद्धू साहब को भी वेट करनी चाहिए भी, अभी सारा मसला जो है हमारी हाईकमांड के पास है। पंजाब में यूं तो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ कई और नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि आला कमान उन पर ज्यादा दबाव नहीं बनाएगा क्योंकि पार्टी आने वाले चुनाव कैप्टन की सरपरस्ती में ही लड़ेगी। इसलिए कोई ऐसा रास्ता निकालने को कहा जाएगा जिससे सिद्धू जैसे नाराज नेता थोड़ा नरम पड़ सके और कैप्टन की कुर्सी और अधिकार भी सलामत रहे। दरअसल इस मामले में अभी तक कमेटी की जितनी भी कोशिश हुई सब बेकार साबित हुई। कमेटी के सदस्यों से दूर पार्टी के प्रभारी महासचिव हरीश रावत से भी सिद्धू फोन तक पर बात करने के लिए तैयार नहीं। इस मामले में दरअसल पार्टी सिद्धू को दोबारा से मंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन सिद्धू अब कैप्टन के अधीन काम करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का भी कोई प्रस्ताव नहीं था। जाहिर है ऐसे टकराव को देखते हुए अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि कोई रास्ता आसानी से नहीं निकलेगा। ऐसे में अब प्रियंका गांधी पर ही इस मामले की पूरी बागडोर टिकी हुई है कि प्रियंका गांधी इस पर क्या फैसला लेती हैं, क्योंकि राहुल गांधी ये चाहते थे कि एक सर्वमान्य फैसला निकले, जो होता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पिछले 2 दिनों में हुई जोरदार बारिश की वजह से कई रास्ते बंद हो गए। बारिश के बाद उत्तराखंड की ज्यादातर नदियां भी उफान पर आ गईं। और श्रीनगर में अलकनंदा नदी के किनारे बने कई छोटे मंदिर पानी में डूब गए। नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई, इसलिए घाटों के किनारे एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई। बारिश के दौरान पहाड़ खिसकने की वजह से वहां श्रीनगर बद्रीनाथ हाईवे भी पूरी तरह बंद हो गया और कई लोग रास्ते में फंस गए। अभी 2-3 घंटे तक कुछ पता ही नहीं, रात 12 बजे से खड़े हो रखे हैं यहाँ। इसके अलावा 2 दिन तक लगातार हुई बारिश ने वहां की सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। बारिश के बाद क्या स्थिति होती है, अक्सर ये पूरा का पूरा हिस्सा सड़क का टूट चुका है। सामान से लदे ट्रक और यात्रियों से भरी बसें घंटों तक रास्ते के खुलने का इंतजार करती रहीं, जबकि छोटी गाड़ियां हाईवे को छोड़कर कच्चे रास्तों से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गईं। जबरन धर्मांतरण की घटना पर यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने पुलिस से आरोपियों को छोड़ने की मांग की और ट्विटर पर लिखा कि यूपी एटीएस ने उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर साहब को गिरफ्तार कर उनके संवैधानिक अधिकारों पर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा कि संविधान में दिए गए आर्टिकल 25 और आर्टिकल 21 के तहत धर्म के प्रचार प्रसार के साथ किसी भी धर्म का पालन करने का हक भी मिलता है, इसलिए आरोपियों को छोड़ देना चाहिए। और साथ ही इस पूरे मामले में उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भी हमला बोला। भाजपा उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के चलते हुए पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ना चाहती है। हरियाणा के अंबाला में संयुक्त किसान मोर्चा नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं ने राज्य के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का जोरदार विरोध किया। कंवरपाल गुर्जर को वहां पंचायत भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना था।
लेकिन कंवरपाल गुर्जर के पहुंचने से पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा के कई कार्यकर्ता वहां सड़कों पर डट गए। केंद्र के कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किए गए इस प्रदर्शन में कई लोग अपने ट्रैक्टरों के साथ वहां पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात किया गया। पंचायत भवन की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर भी सख्ती बढ़ा दी गई। इसके बाद बीच सड़क पर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इन कानून में एक लफ्ज भी बता दे कंवरपाल, हम उसका स्वागत करेंगे। इस हंगामे की वजह से वहां कई सड़कें बहुत देर तक आम लोगों के लिए भी बंद रखी गईं। चीन में वीगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो बयान दिया, उस पर उनकी पूरी दुनिया में फजीहत हो रही है। असल में एक इंटरव्यू में इमरान खान ने ये झूठा दावा कर दिया कि चीन में वीगर मुस्लिमों पर अत्याचार की खबरें गलत हैं। Why are you so outspoken about Islamophobia in Europe and the United States, but totally silent about the genocide of Muslims in Western China? What our conversations have been with the Chinese, this is not the case, according to them. The evidence is just overwhelming. Whatever issues we have with the Chinese, we speak to them behind closed doors. लगातार हो रही बारिश ने बिहार के कई जिलों में हालात बिगाड़ दिए हैं। गंगा समेत ज्यादातर नदियां खतरे के निशान के करीब हैं, जबकि मौसम विभाग ने अभी और बारिश का अलर्ट दिया है, जो अगर सटीक साबित हुआ तो राजधानी पटना की सड़कों पर गंगा नदी बहती हुई दिखाई दे सकती है। यह तस्वीर पटना के गंगा घाट का है, जहां पर जलस्तर बढ़ने से जो निचला हिस्सा है वो पूरी तरह से डूब गया है। गंगा इस घाट से करीब 1 किलोमीटर दूर दिखाई देती थी, लेकिन 4 दिन से हो रही बारिश के बाद नदी में पानी इतना बढ़ा कि घाट पर बने मंदिरों के केवल गुंबद ही दिखाई दे रहे हैं। लगातार 4 दिन हुई बारिश की वजह से हालात इस कदर बिगड़े कि एक पुलिस स्टेशन तो पूरी तरह पानी में समा गया। पानी से बचने के लिए पुलिस वालों ने थाने के अंदर ही पलंग डाल लिए। पलंग पर बैठे पुलिस वाले केवल पानी के कम होने का इंतजार कर सकते हैं। शिकायतें लिखने के लिए बैठा एक पुलिस वाला पानी के बीच ही कुर्सी डालकर बैठा दिखा। हालांकि हालात ये हैं कि किसी जरूरतमंद को भी मदद मांगने के लिए ऐसे थाने में आने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। और थाने की ऐसी हालत इसलिए हुई क्योंकि इस बार जून की बारिश ने सारे अनुमान फेल कर दिए। पटना की कई सड़कों पर सैलाब उतर आया, जबकि मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी 2 दिन और बिहार में बारिश हो सकती है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और ये अलर्ट राजधानी पटना के लिए भी है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में भी बारिश का अनुमान है। वहीं मध्य बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली और समस्तीपुर में तेज बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर बारिश के साथ तूफान आने का भी अनुमान है। अकेले भागलपुर जिले में इस बार बारिश ने पिछले 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और मौसम विभाग का अनुमान है कि जून के बचे हुए दिनों में अभी 50 से 60 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। बिहार के कई जिले तो ऐसे हैं जहां पर जून में होने वाली औसत बारिश जितना पानी बरस चुका है, जिनमें भागलपुर भी, जिसकी वजह से भागलपुर की सड़कों पर सैलाब का कब्जा हो गया। जगह जगह इतना पानी भर गया कि लोगों को कई फीट पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। कुछ लोगों की मोटरसाइकिल आधी डूबने के बाद भी चलती रही तो कोई मोटरसाइकिल खींचता हुआ दिखा। ऐसा ही हाल बिहार के दरभंगा का भी है, जहां लगातार बारिश के बाद जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में तालाब बन गया। न अस्पताल में दाखिला होने का रास्ता बचा और न ही बाहर निकलने का। इतना पानी तो तब दिखा जब पानी निकालने के लिए अस्पताल में कुछ पंप भी लगा दिए गए थे। जरूरी काम से आने वाले कुछ लोग और सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले पानी के बीच ही चलते हुए दिखे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिल्ली में सांसदों के लिए 3 जगहों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए। इसकी शुरुआत लोकसभा सचिवालय की तरफ से की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर राजधानी में नॉर्थ और साउथ एवेन्यू के साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग पर ये वैक्सीनेशन कैंप लगे, जहां सांसद, उनके परिवार वाले और स्टाफ के लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। कैंप की शुरुआत करने के बाद ओम बिरला एक कैंप में पहुंचे और वहां वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों का हौसला बढ़ाया। साथ ही वो वहां मौजूद कर्मचारियों से बातचीत करते भी नजर आए। ब्राजील में कोरोना से मौत का आंकड़ा 5 लाख पार करने के बाद वहां के लोग राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इन लोगों ने अपने देश के राष्ट्रपति पर महामारी के दौर में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। जिसकी सामने आई तस्वीर में देर शाम कई प्रदर्शनकारी हाथों में जलती फुलझड़ियां थामे राष्ट्रपति के खिलाफ जोर शोर से नारेबाजी करते नजर आए। सुबह से ही जारी प्रदर्शन में झंडे, पोस्टर और बैनर पकड़े हजारों लोग विपक्षी दल के नेता के साथ साओ पोलो की सड़कों पर जुटे रहे, जहां इन लोगों ने ढेर सारे लाल गुब्बारों को तरह तरह के संदेश लिखे हुए प्लेकार्ड के साथ बांधकर आसमान में उड़ाया।
बोल्सोनारो का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने ब्राजील में कोरोना की वजह से 5 लाख से ज्यादा मौतों के लिए राष्ट्रपति बोल्सोनारो को जिम्मेदार ठहराया और उनके इस्तीफे की मांग की। वैसे तो भारी तादाद में सड़कों पर उमड़े ये लोग खुद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे, लेकिन इस दौरान सभी मास्क लगाए जरूर नजर आए। योग दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश में मुफ्त टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया। राज्य सरकार की कोशिश है कि साल के अंत तक उन सभी लोगों को टीका लगा दिया जाए जो 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने इस मुहिम का आगाज किया और वहां मौजूद लोगों को शपथ दिलाई कि वो खुद भी टीका लगवाएंगे और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। राज्य सरकार चाहती है कि कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले लोगों को वैक्सीन लगा दी जाए, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने न केवल मुफ्त वैक्सीनेशन का ये अभियान शुरू किया, बल्कि ये दावा भी किया कि वो इसे कामयाब करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। लेकिन जब तक अपनी पूरी पात्र पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन हम नहीं कर देते, टीका नहीं लगा देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मुंबई में प्लास्टिक गोदाम में आग लग गई। मुंबई में एक प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद वहां दमकल की कुछ गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। नुकसान तो हुआ है, क्वारंटाइन सेंटर का सामान था वो सब जल गया पूरा। असम में 4 बार के विधायक रूपज्योति कुर्मी सीएम की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने कुछ दिन पहले कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। योग दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के एक ट्वीट पर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने योग में ओम के उच्चारण पर विवादास्पद बात कह दी। इस ट्वीट के सामने आते ही बीजेपी ने कांग्रेस के साथ राहुल गांधी पर पलटवार करने में देरी नहीं की। राहुल गांधी योग करेंगे तो उनका भी 1-2 महीने में बुद्धि का विस्तार होगा और शायद ये थोड़ी अच्छी बात करेंगे। वहीं योग गुरु रामदेव ने योग को धर्म से न जोड़ने की अपील की। योग कोई मजहबी प्रक्रिया नहीं है, योग हमारे पूर्वजों की एक साझी विरासत है। अभिषेक मनु सिंघवी के इस ट्वीट पर जब विवाद बढ़ने लगा तो कांग्रेस ने इस मामले पर सफाई दी। योग की सनातन परंपरा है इस देश की, उसको किसी पार्टी, धर्म, कानून इससे अलग रखना चाहिए। तमिलनाडु में नई सरकार आने के बाद पहला विधानसभा सत्र शुरू हो गया। इस सत्र की शुरुआत राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के अभिभाषण के साथ हुई। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। पेरिस में चल रही क्वालिफायर प्रतियोगिता में भारतीय टीम दूसरे दौर से ही बाहर हो गई। अब महिलाओं में भारत की तरफ से दीपिका कुमारी अकेले ओलंपिक खेलों में नजर आएंगी। उनके अलावा पुरुषों के वर्ग में 3 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी बोले, ओम के उच्चारण से ना तो योग शक्तिशाली होगा और ना ही अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। तो वहीं बीजेपी ने योग को विज्ञान से जुड़ा बताकर कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन जब दुनिया योग के फायदे सीख रही थी, योग के जरिए अपने शारीरिक विकार दूर करने की कोशिश कर रही थी, उसी दिन हिंदुस्तान में कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया। दरअसल सिंघवी ने अपने ट्वीट में योग के दौरान ओम शब्द के उच्चारण को लेकर कुछ ऐसा लिख दिया, जिसके बाद इसे एक मजहब से जोड़ दिया गया। फिर क्या था, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता एक दूसरे पर लगातार हमले करने लगे। योग में धर्म और ओम के उच्चारण को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने ट्वीट से की। उन्होंने लिखा, ओम के उच्चारण से न तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और न अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। कांग्रेस नेता का ऐसा कहना था कि सियासी पारा अचानक चढ़ गया। बीजेपी ने इस मौके को लपक लिया और एक के बाद एक कांग्रेस पर हमला किया जाना शुरू हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने न्यूज 18 से बात करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा दिया। योग एक वैज्ञानिक पद्धति है, उसी प्रकार से ओम का उच्चारण जो ब्रह्मांड तक ले जाने का वो एक वैज्ञानिक सिद्ध प्रक्रिया है। इसलिए इस प्रकार से ओम के बारे में इस प्रकार की गलतफहमी और लोगों में भ्रम फैलाने का जो बात है, लगता है उनके संकुचित मानसिकता का ये परिचय है। अभिषेक मनु सिंघवी पर सियासी पलटवार शुरू हुआ तो योग गुरु रामदेव बाबा ने भी योग को सियासत और विवाद से दूर रखने की सलाह दी कि योग कोई मजहबी प्रक्रिया नहीं है, योग हमारे पूर्वजों की एक साझी विरासत है। इस योग को, आयुर्वेद को और अपनी सनातन ज्ञान परंपरा को हम गौरव से आत्मसात करें और योग में कोई विवाद नहीं, राजनीतिक तौर पर कोई पक्ष विपक्ष ना रखते हुए निष्पक्ष होकर के योग के महत्व को माने। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी अभिषेक मनु सिंघवी के ट्वीट से नाराज हो गए और उन पर जमकर बरस पड़े। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। हर चीज में अगर योग है
तो योग में हिंदू और मुस्लिम क्या, हर एंगल को धार्मिक रंग देना चाहते हैं। इस तरह का पहले से ही न इस देश में आज़ादी के बाद एक कुछ ताकतें हैं जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष बनते हैं, हर बात में उसको जोड़ते हैं। आज योग पूरी दुनिया में है, जहाँ हिंदू धर्म नहीं है वहाँ भी पूरी दुनिया में आज योग का प्रचलन है। यही नहीं, बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने भी न्यूज 18 से बात करते हुए योग को धर्म से अलग बताया, लेकिन इस बीच वो राहुल गांधी पर भी निशाना साधने से नहीं चुके। एक तो कोई अपना योग को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, हिंदू भी योग कर सकता है, मुस्लिम भी। ये तो एक एक्सरसाइज है अपने शरीर की, हमारी आत्मा की, बुद्धि की। अगर ये योग करेंगे तो निश्चित है राहुल गांधी योग करेंगे तो उनका भी 1-2 महीने में बुद्धि का विस्तार होगा और शायद ये थोड़ी अच्छी बात करेंगे। हिंदुस्तान की अगुवाई में पूरी दुनिया ने विश्व योग दिवस मनाया। लगातार 7वां साल है जब पूरी दुनिया विश्व योग दिवस मना रही है, लेकिन हिंदुस्तान में विश्व योग दिवस के शुरू होने के बाद ही बयानों से हंगामा मच गया। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी के बयान पर जब हंगामा ज्यादा मचा तो कांग्रेस ने उनके बयान से खुद को अलग कर लिया। योग को धर्म से जोड़े जाने पर बीजेपी ने अभिषेक मनु सिंघवी समेत कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। इस पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का एक ट्वीट सामने आ गया, जिसमें उन्होंने लिखा, सनातन काल से भारत की रगों में योग दौड़ रहा है। भगवान शंकर योग के पहले प्रवर्तक हैं। योग का मूल मंत्र है अभ्यास और समर्पण। नियमित योग करें, निरोगी रहें। हंगामा बढ़ता देख कांग्रेस ने भी योग के मुद्दे पर विवाद से दूर रहना ही बेहतर समझा और योग को धर्म और जाति से न जोड़े जाने की सलाह देने में देर नहीं लगाई। देखिए, मेरे ख्याल से कि जो योग की सनातन परंपरा है इस देश की, अब तो पूरी दुनिया मानती है, उसको किसी पार्टी, धर्म, कानून इससे अलग रखना चाहिए। योग के दौरान ओम शब्द के उच्चारण को लेकर पहले भी विवाद होते रहे और राजनीतिक दल टकराते रहे, जबकि मेडिकल साइंस ने योग के दौरान ओम शब्द के वैज्ञानिक प्रभाव को स्वीकार किया है। कोरोना काल में भी योग ने लोगों की बहुत मदद की है। बावजूद इसके योग पर सियासत अच्छी बात नहीं है। कोरोना संकट के बीच देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने योग को कोरोना के खिलाफ एक बड़ा हथियार माना। यह 7वीं बार है जब दुनिया भर में योग दिवस मनाया गया। और हर बार की तरह इस बार भी आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख की बर्फीली वादियों में योग किया। इन जवानों ने जब सुबह सुबह योग किया तो बर्फ पड़ रही थी, लेकिन इससे उनका हौसला कम नहीं हुआ और उन्होंने बर्फ की सफेद चादर के बीच अलग अलग योगासन करके दुनिया को ये संदेश दिया कि बीमारियों से दूरी के लिए योग जरूरी है। योग उनको शारीरिक एवं मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने में मदद करता है। इन जवानों ने करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया। गलवान घाटी से पेंगोंग झील तक देश की सुरक्षा में तैनात जवानों में इस खास दिन पर जबरदस्त उत्साह दिखा और उन्होंने लोगों तक ये बात पहुंचाई कि उन्हें योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। ये ऐसा वक्त है जब दुनिया कोरोना जैसी बीमारी से लड़ रही है और इस लड़ाई में योग का रोल अहम माना जा रहा है। पेंगोंग झील के किनारे योग करके आईटीबीपी के जवानों ने उसी अहमियत को दुनिया के सामने रखा। इन जवानों ने करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया। इस खास दिन पर हरिद्वार में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें योग गुरु स्वामी रामदेव समेत हजारों लोगों ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए योग किया। हजारों लोग इस वक्त एक साथ योग कर रहे हैं, नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इस मौके पर बड़े तो बड़े, बच्चों ने भी ऐसे करतब दिखाए कि आंखें फटी रह जाएं। इस दौरान योग गुरु रामदेव ने एक बार फिर अपना ये दावा दोहराया कि योग कोरोना की हर लहर पर भारी पड़ेगा। बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सब अपने आप को बचा सकेंगे, क्योंकि योग में प्राण को ब्रह्म कहा है। इस साल योग दिवस की थीम योग फॉर वेलनेस है, जिसका मकसद योग अभ्यास के जरिए लोगों को शारीरिक और मानसिक फायदा पहुंचाना है। वैसे इस बार कोरोना की वजह से योग दिवस पर वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री ने भी ऐसे ही कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए योग के फायदे तो बताए ही, साथ ही दुनिया को यह भी बताया कि भारत का योग महामारी को मात देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने एक गीत शेयर किया और लिखा कि भारत का उपहार है, योग रोग पर प्रहार है। भारत का उपहार है, योग रोग पे प्रहार है। कोरोना के कहर से पहले प्रधानमंत्री और दूसरे केंद्रीय मंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में योग करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया और केंद्रीय मंत्रियों ने घर पर योग करके अपने वीडियो शेयर किए, जिसके पीछे उनका मकसद लोगों तक ये बात पहुंचाना था
कि नियमों के पालन के साथ योग करें और महामारी से बचे रहें। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मड रैली की प्रैक्टिस के दौरान एक गाड़ी का चक्का निकलने से हादसा हो गया, जिसमें उस ड्राइवर जख्मी हो गया क्योंकि उस मैदान में प्रैक्टिस करते वक्त गाड़ी का पिछला पहिया निकल गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यह हादसा कितना खतरनाक था, जिसके बाद वो गाड़ी 3 बार पलट गई। जैसे ही वो गाड़ी एक जगह जाकर रुकी, वहां कुछ लोग जमा हो गए जिन्होंने उसके ड्राइवर को बाहर निकाला। वहां हर साल इस रैली का आयोजन होता है जिसमें कीचड़ में गाड़ियों की रेस होती है, लेकिन कोरोना की वजह से ये बीते 1.5 साल से बंद है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गंग नहर में डूब रहे एक आदमी को बचाने वाले सब इंस्पेक्टर को राज्य सरकार और पुलिस विभाग ने इनाम देकर सम्मानित किया। एक दिन पहले ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर आशीष कुमार ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक आदमी को जीवन का वरदान दिया था, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें साफ दिखा कि किस तरह अपनी जान की बाजी लगाकर ये सब इंस्पेक्टर नहर में कूद गए और डूब रहे आदमी को किनारे तक लाए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। जैसे ही एसआई आशीष कुमार उस आदमी को लेकर नहर किनारे पहुंचे, वहां खड़े दूसरे पुलिस वालों ने दोनों को बाहर की तरफ खींच लिया। इस काम के लिए एसएसपी कलानिधि नैथानी ने आशीष कुमार को अपने दफ्तर में बुलाया, जहां उन्हें इनाम देकर सम्मानित किया गया। 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र, यह दोनों ही चीजें प्रदत्त की गई हैं। एसएसपी के अलावा डीजीपी ने भी सब इंस्पेक्टर आशीष कुमार का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशंसा चिन्ह देने का ऐलान किया। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी इस सब इंस्पेक्टर को 50,000 रुपए इनाम के तौर पर दिए गए। उत्तराखंड में आयुर्वेद के डॉक्टर अब मरीजों को एलोपैथिक दवाएं लिख सकेंगे। ये फैसला राज्य सरकार ने लिया है। सरकार के इस ऐलान के बाद इसका विरोध भी शुरू हो गया। आयुर्वेद बनाम एलोपैथ की लड़ाई में एक नया आयाम सामने आया है, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने आयुर्वेद के डॉक्टरों को एलोपैथी की दवा लिखने की अनुमति दे दी है। इस फैसले के बाद विवाद गहरा गया है। बहरहाल इस बीच राज्य सरकार का दावा है कि लंबे समय से आयुर्वेद के डॉक्टर ये मांग कर रहे थे, जिसको देखते हुए जनहित में ये फैसला किया गया है। यही नहीं, इस फैसले के बाद गांव-गांव तक चिकित्सा पहुंच सकेगी, ये भी दावा राज्य सरकार कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर जब गांव-गांव तक पहुंचा और राज्य सरकारों को अस्पतालों और डॉक्टरों की भारी कमी का सामना करना पड़ा, तो इससे निपटने के लिए नए तरीके तलाशे जाने लगे। ऐसी ही एक कोशिश का नतीजा ये है कि उत्तराखंड सरकार ने अहम फैसला लेते हुए आयुर्वेद के डॉक्टरों को आपात स्थिति में मरीजों को एलोपैथ की दवाएं लिखने की इजाजत दे दी है। कोरोना महामारी में ये दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जो एलोपैथिक चिकित्सालय उपलब्ध नहीं है और वहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सालय उपलब्ध है, आयुर्वेदिक चिकित्सकों को इमरजेंसी के समय एलोपैथिक औषधियों को परामर्श देने और उसको अनुमन्य करने की सरकार ने यह भी निर्णय लिया है। राज्य सरकार भले ही इसे जनहित में लिया हुआ फैसला बता रही है और ये दावा कर रही है कि इससे लोगों को बहुत लाभ पहुंचेगा, लेकिन एलोपैथी डॉक्टरों से जुड़ी सबसे बड़ी संस्था आईएमए खुलकर इस फैसले का विरोध कर रही है। आईएमए ने नाराजगी जताते हुए इस फैसले को गैर कानूनी तक करार दे दिया है। राज्य में आईएमए के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अजय खन्ना ने कहा है कि ऐसा लगता है कि सरकार दवाओं और इलाज से जुड़े कानून को लेकर जागरूक नहीं है। उत्तराखंड सरकार के इस फैसले पर विवाद शुरू हुआ तो कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को पकड़ लिया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार से आयुर्वेद और एलोपैथी के मुद्दे पर दखल न देने की सलाह दे दी। यही नहीं, उन्होंने ये भी सवाल उठाए कि आयुर्वेद डॉक्टर की लिखी हुई एलोपैथिक दवाएं लेने से अगर किसी मरीज को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये मिक्सोपैथी की कैटेगरी में आ जाएगा। आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर एलोपैथी दवाई लिखता है तो इसे मिक्सोपैथी कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और इवन नेशनल कंज्यूमर फोरम ने इस चीज़ को मना किया है। उत्तराखंड सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में पहले से एलोपैथ ज़्यादा बेहतर है या आयुर्वेद की बहस छिड़ी हुई है। विवाद की शुरुआत बाबा रामदेव ने की थी जब उन्होंने एलोपैथ की चिकित्सा पद्धति पर सवाल उठाया था। हालांकि उन्होंने बाद में अपने बयान पर अफसोस भी जताया था, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार के फैसले ने राज्य सरकार और आईएमए के बीच घमासान छेड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक
बदमाश चोरी के मकसद से मंदिर में घुस गया, लेकिन वो वहां लगे सीसीटीवी की जद में आने से नहीं बच सका, जिसमें साफ दिखा कि मंदिर में घुसने के बाद वो चोर सबसे पहले एक मेज पर चढ़ा और सजावट के लिए टांगे गए छत्र को वहां से निकाल लिया। छत्र को उतारने के बाद वो जहां प्रतिमाएं रखी थी वहां पहुंचा और फिर वहां से फरार हो गया। आरोप है कि वो वहां से अष्टधातु की 4 मूर्तियां और कुछ सामान चुराकर ले गया। लाखों की चोरी के इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने भरोसा दिया कि वो उस चोर को जल्द पकड़ लेगी। टीमें लगा दी गई और जल्दी इस चोर को पकड़ के चोरी का खुलासा किया। चोरी की इस घटना के बाद मंदिर में कुछ चीजें इधर उधर बिखरी मिली। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल में हुए धमाके के बाद एजेंसियां सतर्क हैं। दरभंगा स्टेशन पर हुए ब्लास्ट केस की जांच में एटीएस जुट गई। साथ ही दरभंगा जीआरपी की 2 टीमें भी हैदराबाद के सिकंदराबाद और उत्तर प्रदेश के फैजाबाद पहुंचकर इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं। ये जो इंस्पेक्टर हैं, थाना अध्यक्ष हैं दरभंगा जीआरपी के, 2 टीम यहां पर जांच के लिए आई हुई हैं। इसके साथ ही उस सीसीटीवी फुटेज को भी निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसके जरिए ये पता लग सकता है कि 4 दिन पहले दरभंगा स्टेशन पर मिले पार्सल से किसी बड़े हमले को अंजाम देने की साजिश तो नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन में हमारा क्या चाहिए था उसको हेल्प कर सकते दरभंगा टीम। उत्तराखंड में अब आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथी की दवाएं लिख सकेंगे। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी। नागपुर में एक घर से 6 लोगों के शव संदिग्ध हालात में बरामद हुए, जिसके बाद आशंका जताई गई कि परिवार के ही एक सदस्य ने 5 लोगों की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। दिल्ली के जाफराबाद में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि ये बदमाश नजफगढ़ में एक कारोबारी को मारने जा रहे थे। बिहार के मोतिहारी में पदुमकेर गांव में महामारी से बचने के लिए बीते 1.5 साल से एक अनोखा यज्ञ चल रहा है। गांव के लोग इतने लंबे वक्त से शिव की पूजा के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप इसलिए कर रहे हैं ताकि वो कोरोना की चपेट में न आए। 2020 के मार्च से चालू है यह यज्ञ, विश्व कल्याणार्थ हेतु यह यज्ञ चल रहा है। इन गांव वालों का दावा है कि इसी यज्ञ की वजह से कोरोना वायरस अब तक उनके गांव के आसपास भी नहीं फटका। शंकर जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से कोरोना बीमारी आ नहीं सकता है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार के बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत 8 लोग टीएमसी में शामिल हो गए। उन्होंने कोलकाता में टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। भारतीय जनता पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं का उचित जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां रामगंगा नदी पर बने पुल के बहने के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। बताया गया कि नदी का जलस्तर बढ़ने से वो पुल बह गया, जिसके बावजूद लोगों ने वहां से आना जाना नहीं छोड़ा। यही वजह रही कि एक बैलगाड़ी पानी के बीचों बीच फंस गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 2 बैलों की जान पर बन आई। बैल तो बैल, 2 लोग भी उनके साथ दिखाई दिए जो उनके साथ साथ पानी को पार करने की जद्दोजहद में शामिल दिखे। दिल्ली के उद्योग विहार इलाके में एक जूता फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में 10 लोग फैक्ट्री के अंदर ही फंस गए, जिनमें 6 लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया, जबकि 4 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ, जिसने कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री के अंदर आग कितनी गंभीर थी, इसका अंदाजा वहां से उठ रहे धुएं के गुबार को देखकर ही लगाया जा सकता था। जो फायर डायरेक्टर, उनका कहना है कि रबड़ का काफी मटेरियल था, इसके चलते जो है आग को बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की 30 से ज्यादा गाड़ियां वहां पहुंच गईं, लेकिन फैक्ट्री के अंदर धुआं इतना फैल चुका था कि कुछ दमकल कर्मी उससे घबराकर बाहर आ गए। यही वजह रही कि आग बुझाने में और देरी हुई, जिससे फैक्ट्री को ज्यादा नुकसान पहुंचा। क्योंकि ये फैक्ट्री की वायर थी तो एज पर प्रोटोकॉल हम लोगों ने हमेशा ज्यादा गाड़ियां इसमें भेजते हैं। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद इस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के घर वाले भी रोते हुए वहां पहुंचे। कुछ ने तो अपनों की तलाश में अंदर जाने की भी कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें फैक्ट्री से दूर जाने का इशारा किया, जिसके बाद वो लोग जलती हुई फैक्ट्री के बाहर बैठकर अपनों के सुरक्षित निकलने का इंतजार करने लगे। वहीं आग बुझाने में हाइड्रोलिक क्रेन की भी मदद ली गई, ताकि ऊपर से पानी का छिड़काव कर आग को आसपास की दूसरी फैक्ट्रियों में फैलने से रोका जा सके। कई घंटों की मेहनत के बाद इस भीषण आग को बुझा लिया गया। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।